नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ की जमीन से देश भर के किसानों से कहा कि नया कृषि कानून उनके हित के लिए है। रही बात आशंकाओं की, तो सरकार 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रहे विपक्षी दलों को भी निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के कच्छ में 30,000 मेगावाट की क्षमता वाले देश के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क की नींव रखी। कच्छ के विगाकोट में तकरीबन 72,600 हेक्टेयर में इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ के मांडवी में अलवाणीकरण संयंत्र का भी शिलान्यास किया। इससे मुंद्रा, लखपत, अब्दासा, नखत्राना, भाचव, रापर और गांधीधाम क्षेत्र के 8 लाख लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचेगा। कच्छ के लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ में 121 करोड़ रुपए की लागत से एक मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकिंग प्लांट की भी उन्होंने आधारशिला रखी। ये बिल्कुल नए तकनीक पर आधारित प्लांट होगा और इसकी क्षमता 2 लाख लीटर प्रतिदिन की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ दौरे पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। उन्होंने कहा कि सरदार साहब के सम्मान में केवड़िया में बनी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा देश को एकता के सूत्र में बंधन की प्रेरणा देती है। कच्छ स्थित टेंट सिटी में प्रधानमंत्री स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उन्होंने केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में विस्तार के साथ चर्चा की और योजनाओं के संबंध में प्रधानमंत्री ने लोगों के विचार भी जाने। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने आज दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के आपसी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। डोमिनिक राब कल ही भारत के 4 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारे संबंधों को मजबूत करने को लेकर आज हमारे बीच चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आज 5 विस्तृत थीम पर चर्चा की गई, जो लोगों को जोड़ना, व्यापार और समृद्धि, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात के बाद इस बात की घोषणा की। पुणे के मुलामुठी नदी को स्वच्छ बनाने के लिए एक टेंडर की घोषणा हुई होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ वर्चुअल माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नदी को स्वच्छ बनाने और उस पर खर्च होने वाले बजट पर बैठक की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जनवरी में टेंडर पास होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि टेंडर पास होने के बाद नदी अपने पुराने स्वरूप में वापस आएगी। कर्नाटक विधान परिषद में आज विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हाल ही में सदन से पारित गौरक्षा विधेयक पर आज चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा करना शुरू किया और बात इतनी बढ़ गई कि उपसभापति के साथ बदसलूकी करने लगे। एक तरफ जहां विपक्ष का ये कहना है कि उपसभापति गैर कानूनी तरीके से इस कुर्सी पर बैठे थे, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि आसंदी को जबरन हटाकर गुंडों की तरह व्यवहार किया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शनकारी आज 20वें दिन भी टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने किसान आंदोलन पर कहा है कि धरने पर बैठे किसानों से कोई शिकायत नहीं है। वो सीधे साधे लोग हैं, उन्हें भड़काया गया है। वो आज खुद महसूस कर रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर हमें यहाँ बैठाया गया, उस मुद्दे का तो सरकार ने समाधान कर दिया है और कहा कि हम आपके साथ हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये किसानों को मंडी की राजनीति के तहत ही रहने देना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि मंडी भी रहे, लेकिन किसान देश में जहां चाहे वहां अपनी फसल बेच सके। इससे किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अमरिंदर सिंह, कांग्रेस, अकाली को हो रही है, जिनका मंडी पर वर्चस्व है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे देश में 8 लाख करोड़ के क्रूड ऑयल का आयात है।
इसके बजाय हम 2 लाख करोड़ की इथेनॉल की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। अभी वो केवल 20,000 करोड़ की है। अगर ये 2 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनेगी तो 1 लाख करोड़ किसानों की जेब में जाएंगे। नितिन गडकरी ने कृषि सुधार कानूनों पर कहा कि राजनीतिक नेताओं का राजनीति करने का अधिकार है। सही बात राजनीतिक पार्टियां बताएं, किसान संगठन या फिर किसान बताएं, हम वो बदलाव करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय को सब राजनीति से दूर रखेंगे तो किसानों की भलाई होगी। नितिन गडकरी ने कहा कि किसानों को तीनों कानूनों पर चर्चा करनी चाहिए। हमारे कृषि मंत्री इस बात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 18 दिसंबर को किसानों के खाते में 1,600 करोड़ रुपए डालेंगे। ये कुल राहत राशि का एक हिस्सा है। ये इसी साल हुई सोयाबीन आदि फसलों का नुकसान का पैसा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें हजरतगंज में श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश भले ही किसी कालखंड में राजनीतिक रूप से अलग अलग समूहों में रहता रहा हो, लेकिन अतीत के उस कालखंड से जब से मानव ने धरती पर जन्म लिया है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र पर्यंत तक पूरा भारत एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में जाना जाता था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की निंदा की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ये एक बड़ी समस्या है। ऐसी घटनाओं से मानवाधिकारों का उल्लंघन और लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता सरकार का शासन रूल ऑफ लॉ के अनुसार नहीं है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा सदस्य स्वप्न दास गुप्ता, बंगाल भाजपा के सचिव सब्यसाची दत्ता और भाजपा चुनाव समिति के संयोजक शिशिर बाजोरिया शामिल थे। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के बाद भाजपा के राज्यसभा सदस्य स्वप्न दास गुप्ता ने मीडिया को बताया कि हमने चुनाव आयोग से बंगाल में असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए आदर्श आचार संहिता जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। साथ ही अर्धसैनिक बलों की तैनाती और वोटर लिस्ट के ऑडिट की भी मांग की है। डाक सेवा में बेहतरीन काम करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में भारतीय डाक मेघदूत पुरस्कार 2020 का ऐलान कर दिया गया। आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पुरस्कार विजेताओं का ऐलान किया। इस मौके पर डाक विभाग के बदलते हुए दौर में अहम भूमिका को भी रेखांकित किया गया। इस मौके पर डाक पे का भी उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। इस मौके पर कोरोना महामारी के दौरान डाक विभाग के कार्यों पर एक ई-बुक का भी विमोचन किया गया, जिसमें दूर दराज तक सामान पहुंचाने का जिक्र भी किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डाक विभाग को नई नई सेवाओं को मुहैया कराने की तरफ ध्यान देना चाहिए। कोविड के दौरान डाक विभाग के काम की तारीफ करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डाक विभाग को नए नए इनोवेशन को खूब बढ़ावा देना चाहिए। दिल्ली के एम्स नर्स यूनियन छठे केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित मांगों और अपनी अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि सरकार के संज्ञान में जो भी बातें आएंगी, हम उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और हम चाहेंगे कि एम्स प्रशासन उनकी उचित समस्याओं को दूर करे। मेरा आग्रह है कि नर्स यूनियन हड़ताल वापस लें। भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सशक्ति अधिनियम महत्वपूर्ण है और यदि इसे जल्दबाजी में पारित किया जाता है तो ये उतना प्रभावी नहीं होगा। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने कभी हमसे इस बारे में बातचीत नहीं की है। सरकार को इसे अगले सत्र में लाना चाहिए। महिला सुरक्षा और मराठा आरक्षण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र भाजपा नेताओं ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्य विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण दृश्यता काफी कम रही। हरियाणा के गुरुग्राम में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण नेशनल हाईवे 8 पर यातायात पर असर पड़ा। महाराष्ट्र के नासिक में घने कोहरे की परत चढ़ी दिखी। लोग मौसम में हुए बदलाव से खुश नजर आए।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पहली बार एक पुलिस स्निफर डॉग और उसके प्रशिक्षक को द कॉप ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। पुलिस के मुताबिक स्निफर डॉग रूबी ने कई मामले सुलझाए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग पेडिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और दिल्ली, इलाहाबाद, अलीगढ़ और भद्राचलम में छापे मारकर लगभग 66 किलोग्राम मारिजुआना जब्त की है। इस मामले में कुल 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। भारतीय रेलवे अपने 21 रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से 16 दिसंबर से 3 चरणों में मेगा भर्ती अभियान आयोजित कर रहा है, जिसमें लगभग 1.4 लाख रिक्तियों को भरा जाएगा। राजस्थान के बीकानेर में 1971 का युद्ध लड़े सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बीएसएफ के जवानों ने 180 किलोमीटर की रिले रेस की। रेस 13 दिसंबर रात 12 बजे से 14 दिसंबर सुबह 12 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हुई। रेस का समापन अनूपगढ़ में हुआ। नौसेना के वरिष्ठतम पनडुब्बी वाइस एडमिरल श्रीकांत का सोमवार रात दिल्ली में निधन हो गया। वो कोरोना वायरस से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे थे। तमिलनाडु पुलिस ने टीवी अभिनेत्री विजय चित्रा की आत्महत्या के मामले में उनके पति को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि टीवी अभिनेत्री विजय चित्रा ने 9 दिसंबर को चेन्नई में आत्महत्या कर ली थी। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार ने ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी कर दी है। टीका देने के बाद 30 मिनट तक निगरानी की जाएगी। पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जिन्हें कोई और बीमारी भी है। 50 साल से कम उम्र के लोग जिन्हें मधुमेह, कैंसर और दिल की बीमारी है, हेल्थ केयर वर्कर्स यानी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स जैसे लोगों जो सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी कि तीनों सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और म्युनिसिपल वर्कर और राज्य की पुलिस, इन सबको पहले ही चरण में वैक्सीनेट किया जाएगा। टीकाकरण के लिए 5 लोगों की टीम होगी। इन्हें वैक्सीनेटर ऑफिसर कहा जाएगा। पहला वैक्सीनेटर ऑफिसर एंट्री पर होगा, जो दस्तावेज देखने के बाद ही सेंटर में आने देगा। टीकाकरण के लिए दूसरा ऑफिसर कोविन से डाटा मिलाएगा। तीसरा वैक्सीनेटर ऑफिसर डॉक्टर होगा और वहीं वैक्सीन देगा। बाकी 2 वैक्सीनेटर 30 मिनट तक मरीज को देखेंगे और भीड़ का नियंत्रण भी करेंगे। टीका लगाने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। एक दिन में करीब 1 सेशन होगा और इसमें करीब 100 से लेकर 200 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ कोविन ऐप पर ही होगी। केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा अपलोड किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति खुद से अपनी जानकारी अपलोड कर रहा है तो 15 डॉक्यूमेंट्स में से कोई उन्हें एक देने होंगे। ये आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड जो कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हो। राज्य सरकारों को वैक्सीनेशन के लिए जरूरी तैयारी करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इसको लेकर राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर बनाई गई कमेटियों की भी बैठक हो चुकी है। वैक्सीनेशन के बाद सिरिंज और बाकी मेडिकल वेस्ट को कैसे निपटारा करना है, इसके भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देश भर में रिकवरी रेट 95% से अधिक 95.12% हो गया है, जो कि दुनिया भर में सबसे अधिक है। तो वहीं सक्रिय मामले कम होकर 3.4 लाख से नीचे आ गए हैं, जबकि कुल पॉजिटिव केस अब 3,39,820 हैं, जो कि कुल मामलों का सिर्फ 3.43% है। देश भर में 161 दिन यानी कि करीब 5 महीने में एक दिन में सबसे कम 22,065 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके पहले 7 जुलाई को 22,252 नए केस दर्ज किए गए थे। कोरोना वायरस से अब तक देश में 94,22,636 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब सक्रिय मामले और रिकवरी रेट केस में लगातार अंतर जो है बढ़ता जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 73.52% संक्रमण के नए केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 2,949 संक्रमण के नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि केरल में 2,707 नए केस सामने आए हैं। कोविड सैंपल की टेस्टिंग के क्षेत्र में भारत लगातार रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार अभी तक कुल 15,55,60,655 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है, जिनमें से कल 14 सितंबर को 9,93,665 नमूनों की जांच हुई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 9 नए मामले सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 4,049 है, जिसमें 173 सक्रिय मामले, 3,869 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 7 मौतें शामिल हैं। आईआईटी मद्रास में 1 दिसंबर से लेकर आज तक 183 छात्र कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में रात्रि कर्फ्यू 5 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। शिमला में कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला किया गया। हिमाचल प्रदेश के इन जिलों में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। 23 नवंबर से लागू रात्रि कर्फ्यू की अवधि आज समाप्त हो रही थी। राज्य में कोविड-19 से 12 लोगों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या 813 हो गई। हिमाचल प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या 49,761 हो गई है। कल 676 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद स्वस्थ लोगों की संख्या 41,954 हो गई है। तुर्की ने रूस से ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। अमेरिका ने तब तुर्की को ये सौदा न करने की चेतावनी दी थी। अब अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का तुर्की पर यह फैसला 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे जो बाइडेन के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि तुर्की नाटो में शामिल है और बाइडेन का तुर्की को लेकर रवैया हमेशा नर्म रहा है। अब इस प्रतिबंध से दोनों में टकराव हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डेमोक्रेट पार्टी के प्रत्याशी जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की आखिरी औपचारिकता इलेक्टोरल कॉलेज वोट में भी दर्ज कर ली है। नवंबर के परिणामों पर आधारित बाइडेन ने 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को 232 वोट हासिल हुए। जीत की पुष्टि होने के बाद जो बाइडेन ने कहा कि मैं हर अमेरिकी का राष्ट्रपति बनूंगा। बाइडेन के इस बयान का मतलब अश्वेतों का संदेश माना जा रहा है। चुनाव के पहले अमेरिका में नस्लवाद का मुद्दा अहम था। इसको लेकर कई आंदोलन भी चले थे। जो बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमेरिका में इसे इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। खबर है कि वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस शपथ समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 7 करोड़ 31 लाख के पार हो गए हैं। इसके अलावा पूरे विश्व में 16,27,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। हालांकि 5 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में 1 करोड़ 69 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से देश में अब तक 3,07,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? क्या हुआ? What happened? आज ITAT में फैसला हमारे खिलाफ गया। अपील करना था और हाई कोर्ट में अपील करने का आज लास्ट डे था। यार टैक्स तो मैं भर भी दूं, पर ये पेनल्टी, ये इंटरेस्ट। आप ये विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में नहीं जानते क्या? सिर्फ टैक्स भरो, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब माफ। Are you serious? Yes, call your attorney. Ask him about this scheme. मिश्रा, ये विवाद से विश्वास के बारे में सुना है? सिंपल है सर। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पर जाकर DTVSV में फॉर्म भरना है, बस। पहले क्यों नहीं बताया यार? Thanks.
समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीए में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। अमेरिका में सोमवार को कोविड-19 का पहला टीका लगाया गया। इस पहले टीके के साथ ही देश अपने सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविले के 5 स्वास्थ्य कर्मियों को सोमवार को फाइजर कोरोना वायरस टीका लगाया गया। ट्रॉमा सर्जन और यूओएफएल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेसन स्मिथ वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि ये एक बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन है। अमेरिका में टीकाकरण के पहले 29 लाख खुराक की शिपिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रारंभिक खुराक स्वास्थ्य पेशेवरों, नर्सिंग होम के कर्मचारियों और बुजुर्ग लोगों के लिए रखी गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार टीकों को व्यापक रूप से जनता के लिए उपलब्ध होने में अभी कई महीने लगेंगे। अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लोगों से आग्रह किया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और फेस मास्क अनिवार्य रूप से पहनें। ब्राजील में भी 69,29,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,81,000 के पार हो गया है। यूरोपीय देश भी इन दिनों कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं। फ्रांस में कोरोना से कुल 23,79,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्पेन में करीब 17,62,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्पेन में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 48,000 के पार हो गया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि होने और कोरोना वायरस के एक नए प्रकार की पहचान होने के चलते देश की राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में कल से सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। ब्रिटेन की सरकार ने संसद में इसकी घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों को बताया कि उन इलाकों में केवल 7 दिन में इस घातक वायरस संक्रमण के मामले 2 गुने की दर से बढ़ रहे हैं, इसलिए तत्काल और निर्णायक कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी। लंदन और इसके आसपास के इलाकों में टियर 3 स्तर के प्रतिबंध लागू कर दिए जाएंगे, जिसका मतलब लगभग पूर्ण रूप से लॉकडाउन से है। हैंकॉक ने कहा है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार की पहचान हुई है, जो कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में वायरस के तेज प्रसार का कारण हो सकता है। मॉडर्ना वैक्सीन कंपनी ने माना है कि साइबर अटैक में उसके कुछ अहम दस्तावेज चोरी हुए हैं। कंपनी ने खुद इस बात की पुष्टि की है। कंपनी को इस बारे में पहली सूचना यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने दी है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने देश में 5 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन घोषित कर दिया है। रूट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल कोरोना वायरस को रोकने के लिए इससे ज्यादा असरदार कोई उपाय नहीं हो सकता है। नीदरलैंड्स में इस दौरान स्कूल, दुकानें, म्यूजियम और जिम बंद रहेंगे। 19 जनवरी के पहले किसी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। नीदरलैंड्स में हालात भयावह ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। वो एक संक्रमित सहयोगी के संपर्क में आए थे। अप्रैल के बाद ये तीसरा मौका है जब नेतन्याहू क्वारंटाइन हुए हैं। इजराइल में अब तक 3,58,293 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन की सड़कें व्यस्त दिखाई दी। क्रिसमस से पहले लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में उमड़े। जर्मनी में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों और मौत के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन के उपाय किए जा रहे हैं। जर्मनी सरकार ने देश में सख्त लॉकडाउन लागू होने से पहले सभी निवासियों से अनुरोध किया है कि वो लॉकडाउन से पहले सभी आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर लें। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए चांसलर एंजेला मर्केल द्वारा नए प्रतिबंधों की घोषणा की गई है।
जर्मनी में कल से 10 जनवरी तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। कल से गैर जरूरी दुकानों को बंद किया जाएगा, साथ ही साथ स्कूल भी बंद रहेंगे। जर्मनी में देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान हेयर सैलूनों को भी बंद रखा जाएगा। क्रिसमस का त्योहार और न्यू ईयर जैसे बड़े समारोह इस बार पाबंदियों में गुजरेंगे। वहीं 2 गज की दूरी के नियम बेहद कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिलाओं के 2022 विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। प्रतियोगिता का पहला मैच 4 मार्च को न्यूजीलैंड और एक क्वालिफायर के बीच खेला जाएगा। महिलाओं के 2022 विश्व कप में भारत अपने अभियान की शुरुआत 6 मार्च को करेगा। पहले मैच में भारत का सामना किसी क्वालिफायर से होगा। यूएफए चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में बार्सिलोना का सामना पिछले बार की उप विजेता पेरिस सेंट जर्मेन से होगा। सोमवार को राउंड ऑफ 16 के ड्रॉ की घोषणा की गई। इंग्लिश क्लब्स में चेल्सी को सबसे मुश्किल चुनौती मिली है। चेल्सी का सामना मजबूत एटलेटिको मैड्रिड से है। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में लिवरपूल के सामने भी कड़ी मुश्किल है। लिवरपूल का सामना पिछली बार की सेमीफाइनलिस्ट आरबी लाइप्जिग से होगा। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में मौजूदा चैंपियन बायर्न म्यूनिख का सामना इटालियन क्लब लाजियो से होगा। लाजियो 20 साल में पहली बार नॉकआउट स्टेज में पहुंची है। मैनचेस्टर सिटी का सामना बोरुसिया मूनशेनग्लैडबैक से होगा। जर्मन टीम 1978 के बाद से पहली बार चैंपियंस लीग के अंतिम 16 में पहुंची है। मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोपा लीग के राउंड ऑफ 32 में रियल सोसिएदाद से भिड़ेगी। चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में एलिमिनेट होने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोपा लीग में चली गई थी। अब उनका सामना ला लीगा लीडर्स से है। आर्सेनल का सामना पुर्तगाल की बेनफिका से है, तो वहीं प्रीमियर लीग लीडर टॉटनहैम ऑस्ट्रिया की वोल्फ्सबर्ग से भिड़ेगी। लिवरपूल के पूर्व मैनेजर जेहा होलिये का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। लिवरपूल से पहले जेहा पीएसजी और फ्रांस की राष्ट्रीय टीम के मैनेजर भी रह चुके थे। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।